हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 7 फरवरी 2023 और 7 फरवरी 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसको ईएसी पीएम के सदस्य के रूप में नियुक्त वो किया है। तो आंसर दोस्तों समीका रवि को नियुक्त किया गया है। जो अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं और शोधकर्ता हैं समीका रवि, इनको प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है ईएसी पीएम इसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया और वर्तमान में ये ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन वॉशिंगटन डीसी में गवर्नेंस जो स्टडीज है इस प्रोग्राम की एक अनिवासी वरिष्ठ फेलो भी है। और अर्थशास्त्री जो विवेक देब्रो है उनकी अध्यक्षता वाली जो ईएसी पीएम है उसमें वर्तमान में एक सदस्य और 6 अंशकालिक सदस्य हैं। और सदस्य राजीव सान्याल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था हाल ही में जिसमें सलाहकार निकाय के अंशकालिक सदस्यों में अर्थशास्त्री राकेश मोहन जेपी मॉर्गन में जो एमडी के रूप में और मुख्य भारत अर्थशास्त्री साजिद जो जेड चिनोय वो इसमें शामिल है। अब जो ईएसपीएम है इसके बारे में देख लेते हैं ये है क्या। तो ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है और एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन है वो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए किया गया है। और ये परिषद वो तटस्थ दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार के लिए प्रमुख आर्थिक मुद्दों को उजागर करने का कार्य भी करती है। और ये प्रधानमंत्री को मुद्रास्फीति सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस और औद्योगिक जो उत्पादन जैसे आर्थिक मुद्दों पर सलाह देती है। और प्रशासनिक रसद नियोजन और बजट जैसे उद्देश्यों हेतु नीति आयोग है वो ईएसी पीएम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि महिंद्रा फाइनेंस ने किसको एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त वो किया है। तो आंसर दोस्तों राहुल रेबेलो को नियुक्त किया गया है। जो महिंद्रा फाइनेंस है इन्होंने राहुल जो रेबेलो है इनको एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। और महिंद्रा फाइनेंस है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह की एक वाहन वित्त पोषण इकाई है। और राहुल रेबेलो वर्तमान में कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं और 29 अप्रैल 2024 को रमेश अय्यर को सेवानिवृत्त होने पर एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार वो संभालेंगे। अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि राहुल रेबेलो वो 1 सितंबर 2021 को सीईओ के रूप में महिंद्रा फाइनेंस में शामिल हुए थे। और इन्होंने पहले एक्सिस बैंक में 19 वर्षों तक सेवा की जहां वे हाल ही में ग्रामीण ऋण और वित्तीय समावेशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रमुख थे। और राहुल को संपत्ति और देनदारियों में ग्रामीण बैंकिंग है इसका गहरा अनुभव भी है। और अपने पूरे करियर के दौरान उनके पास बड़े व्यवसाय में तेजी से विकास और भविष्य के लिए जो उस्मायन विचारों का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और राहुल है वो व्यापारिक नेतृत्व है सामाजिक प्रतिबद्धता का एक मजबूत संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं जो महिंद्रा समूह के उत्थान के मूल उद्देश्य के साथ संरेखित है। और राहुल है वो विभिन्न उद्योग और व्यापार संघ निकायों का एक सक्रिय सदस्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि डोप टेस्ट में फेल किस भारतीय एथलीट पर 21 महीने का बैन है वो लगा दिया है। तो आंसर दोस्तों दीपा कर्माकर को पर ये बैन है वो लगाया गया है। जो भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर है इनके डोप टेस्ट में फेल होने के चलते आईटीए है उन पर उन्होंने 21 महीने का प्रतिबंध लगाया। और भारतीय जिम्नास्ट को प्रतिबंधित पदार्थ जो हाइजेन माइन के जो सेवन के चलते खेल से दूर किया गया है। और कार्रवाई के बाद पहली बार दीपा ने यह स्वीकार भी किया था कि अनजाने में जो प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन है वो इनके द्वारा किया गया था। और इसी सेवन के मध्य चलते इनको जो 21 महीने का बैन है वो लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विश्व कैंसर दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर दोस्तों ये 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता वो फैलाना है और लोगों को इस बीमारी की पहचान लक्षण और रोकथाम के बारे में जानकारी दी जाती है। और एक रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के अनुसार हर साल में करीब 10 मिलियन लोगों की मौत है वो कैंसर के कारण होती है। लेकिन जो लाइफ स्टाइल है लोगों में इसमें बदलाव और नियमित जांच और बीमारी के शुरुआती लक्षण को पहचान कर
कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को मात वो दिया जा सकता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए इसको जागरूकता फैलाने के लिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब फरवरी मंथ है तो फरवरी मंथ में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं 4 फरवरी से पहले। जिसे 1 फरवरी 2023 को भारतीय तट रक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 4 फरवरी को श्रीलंका का एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि धोलावीरा है वो किस राज्य में स्थित है। तो आंसर दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। तो धोलावीरा है उसमें लगभग 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक लोग वो रहते थे। और जुलाई 2021 में जो यूनेस्को है उनकी विश्व धरोहर स्थल से रूप में इनको नामित किया गया है। और पहली जो G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक है वो गुजरात के कच्छ के रण में आयोजित की गई है। और इस अवसर के दौरान जो प्रतिनिधियों को हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणी केंद्र जो धोलावीरा उसके भ्रमण पर भी ले जाया गया है। अब धोलावीरा है तो धोलावीरा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि ये धोलावीरा है क्या। तो धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के जो भचाऊ तालुका में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। और इसका नाम वो यहाँ से 1 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ग्राम पर पड़ा था जो राधनपुर से 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और धोलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडर मिलते हैं। और यह उस सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञान नगरों में से एक है। और इस पुरातत्व स्थल को धोलावीरा गांव के निवासी और शंभुदान गढ़वी ने 1960 के दशक में प्रारंभ में खोजा था, जिन्होंने इस स्थान पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्षों तक प्रयास किए थे। और ये नगर व 47 हेक्टर जो लगभग 120 एकड़ के चतुर्भुजीय क्षेत्रफल में फैला हुआ और बस्ती से उत्तर में मनसर जलधारा और दक्षिण में मनहर जलधारा है जो दोनों वर्ष के कुछ महीनों में बहती है। और यहाँ पर आबादी लगभग 2650 ईसा पूर्व में आरंभ हुई और 2100 ईसा पूर्व के बाद वो कम होने लगी थी। और कुछ काल इसमें कोई भी नहीं रहा था, लेकिन 1400 ईसा पूर्व से यहाँ पे फिर से लोग वो बस गए थे। और नए अनुसंधान से संकेत मिले हैं कि यहाँ अनुमान से पहले 3500 ईसा पूर्व से लोग वो बसना आरंभ हो गए थे। फिर लगातार 1800 ईस्वी तक यहाँ पर आबादी वो बनी रही थी। अब गुजरात राज्य है तो गुजरात राज्य पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हो। और इसकी एक सीमा है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है। और इसके पड़ोसी राज्य हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और अरब सागर वो इसके दक्षिण पश्चिमी सीमा बनाता है गुजरात की। और प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात में टोटल जिले हैं 33। और गुजरात का गठन है ये 1 मई 1960 को हुआ था। और यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि वेबकोस एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन सर्विस फर्म है। ये किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य वो करती है। तो आंसर दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय के तहत कार्य करती है। जो वेबकोस है वो जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फर्म है। और इसे सितंबर 2022 है, सितंबर 2022 में इसने सरकार के जो 3.25 करोड़ के शेयर को बेचकर जो आईपीओ लॉन्च करने के लिए बाजार नियामक सेबी के साथ एक समझौता हो या मसौदा तैयार किया था। और जो सरकार है इन्होंने अगले वित्त वर्ष में जो IRED है और वेबकोस की आरंभिक जो सार्वजनिक पेशकश है आईपीओ आरंभिक सार्वजनिक पेशकश को लॉन्च करने का लक्ष्य वो लेकर चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने 100 से अधिक सट्टेबाज और ऋण देने वाली जो चीनी एप्स को ब्लॉक करने के लिए आदेश और जारी किए हैं। तो आंसर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए। तो केंद्र है सरकार इन्होंने आपातकालीन आधार पर जो 138 सट्टेबाज और 94 जो ऋण देने वाले जो चीनी एप्स हैं इनको ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू की। और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इन्होंने गृह मंत्रालय के नोडल अधिकारी के आपातकालीन अनुरोध के आधार पर जो ब्लॉकिंग के आदेश वो जारी किए। और एक कदम एक पुष्टि करने के बाद उठाया गया। और इन एप्स में ऐसी सामग्री है जो आईटी अधिनियम की धारा जो 69 है इसके तहत भारत की जो संप्रभुता है इसके प्रतिकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन सा देश है जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य है वो बना है। तो आंसर दोस्तों ब्राजील देश बना है। जो ब्राजील है वो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका पूर्ण सदस्य बना है। और भारत में ब्राजील के राजदूत आंद्रे हैं। और कोरिया डोल जो लागू है इन्होंने आर्थिक कूटनीति के संयुक्त सचिव के से मुलाकात की थी और जिसके दौरान सदस्यता का प्रोग्राम वो भी आयोजित किया गया। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है ISA शॉर्ट फॉर्म है इसकी।
वो ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क और मकरेका के बीच स्थित एक देश शामिल है और इसकी स्थापना है ये 30 नवंबर 2015 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वो हरियाणा गुरुग्राम में है और संयुक्त राष्ट्र महासभा इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा वो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी की सुविधा शुरू की है। तो आंसर दोस्तों इंडियन जो रेलवे इनके द्वारा ये शुरू की गई है। जो भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की और भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाले यात्री वो अब अपने पीएनआर नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना वो ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी ई केटरिंग सेवाओं को अधिक ग्राहक केंद्रित बनाते हुए जो भारतीय रेलवे है इन्होंने रेल यात्रियों के लिए ई केटरिंग सेवाओं के माध्यम से फूड ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप सर्विस शुरू किया और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने नंबर भी जारी किया जिसमें 875001 323 है वो शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि है वो किस देश के मुख्य न्यायाधीश है। तो आंसर दोस्तों सिंगापुर के हैं। जो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन है इन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो 73वें स्थापना दिवस है इसके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश है इन्होंने रोल ऑफ जुडिशरी इन ए चेंजिंग वर्ल्ड पर एक व्याख्यान भी दिया था और इस वर्ष जो प्रोग्राम है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रस्तावित है वो किया गया था। अब सिंगापुर है तो सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और इसके जो पड़ोस में है जिससे दक्षिण चीन सागर है मलक्का जल संधि है वो भी इसके पड़ोस में है। और यहाँ के प्रेसिडेंट टाइम प्रधानमंत्री हैं ली सियन लोंग और राष्ट्रपति हैं सेलप्पन रामनाथन और यहाँ की राजधानी है सिंगापुर नगर और यहाँ की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि पहला सरस आजीविका मेला है ये किस राज्य में शुरू हुआ है। तो आंसर दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित जो आर्थिक विकास दर वो कितनी है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 6.5%। जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन इन्होंने जो 2023-24 में जो भारतीय इकोनॉमी है उसमें 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई है और जो विकास की सीमा ये 6 से लेकर 6.8% के बीच में अनुमानित है। जबकि जो भारत के 2025-26 की देखें तो इसमें 5 ट्रिलियन जो डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद जताई जा रही है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।